हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के नाम से। ये दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपका सिलेबस कवर कर रहा हूँ, आपके टॉपिक्स क्लियर कर रहा हूँ। तो हमने स्टार्ट किया था सेकंड यूनिट, क्योंकि दोस्तों सेकंड यूनिट के अंदर सभी के सभी जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया माइक्रोबियल वर्ल्ड सेल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सबसे पहले हम सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कवर करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में और उसके डिफरेंस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपसे आपके एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में या 5 नंबर में पूछा जाए व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, या उसका डायग्राम पूछा जाए, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही डिस्कस करने वाला हूँ कि आप उसको कैसे लिखेंगे। यदि कई बार ऐसा होता है कि जितने भी यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनको इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम या सेकंड सेम के अंदर आप क्या करेंगे, आप लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स में पेपर देंगे। उसके बाद आप लोग इंग्लिश में पेपर देंगे। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। आपको इंग्लिश में रिटन पेपर अपना देना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि इंग्लिश में ही सब कुछ, आपको एमएससी भी इंग्लिश में ही कंप्लीट करना होगा आगे चलकर। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको पहले से ही उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एक यह जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर उसको अच्छे से स्टडी करना है तो आप लोग उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो उसका भाग है वो है न्यूक्लियस, और तीसरा भाग है साइटोप्लाज्म। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है एक बहुत ही पतली व अदृश्य मेम्ब्रेन द्वारा यानी झिल्ली द्वारा बाह्य वातावरण से अलग रहता है। यही झिल्ली जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। इसको कोशिका से अलग नहीं किया जा सकता। यह लिपिड अणुओं की बनी दोहरी यानी कि डबल एक दीवार होती है जो प्रोटीन की 2 परतों के बीच रहती है। इसमें स्थान स्थान पर अत्यंत बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोपोर्स होते हैं, यानी कि छेद होते हैं, छिद्र। और कोशिका के भीतर जो जाने वाले पदार्थ या कोशिका के भीतर आने वाले जो पदार्थ होते हैं वो इन्हीं छिद्रों से आते जाते हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोशिका को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या सिग्नलिंग करने के लिए यहाँ पर सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। तो ये सब्सटेंस इन्हीं पोर से इधर से एक्सचेंज होते हैं, कभी इधर आते हैं कभी इधर जाते हैं। कोशिका द्रव्य कला सेमी परमिएबल होती है, जो कि केवल एक विशिष्ट आकार के परिणाम वाले जो अणुओं हैं उन्हीं को कोशिका के अंदर आने या जाने देती है। सेमी परमिएबल वो होते हैं जिसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल भी बोलते हैं, यानी कि ये ऐसे मेम्ब्रेन्स होते हैं जो सिर्फ सेलेक्ट करके ही मॉलिक्यूल्स को आने जाने देते हैं, राइट। फंक्शन क्या होता है कोशिका कला, यानी कि दोस्तों ये जो जीव द्रव्य कला होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है तथा उसकी प्रोटेक्शन भी करता है। यह कोशिका की सजीव मशीन भाग कहलाती है। एक तरीके से यह कोशिका की सजीव मशीन का भाग बनाती है, क्योंकि सभी पदार्थ इसमें से होकर के आते जाते हैं, यानी जो पदार्थ हैं सब्सटेंस है उसका एक्सचेंज होता है इसी के ज़रिए। यह कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का वर्णात्मक चयन एक तरीके से सिलेक्शन करती है। कोशिका कला के यानी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक मजबूत अजीवित पदार्थ की बनी एक रक्षात्मक परत जिसे हम बोलते हैं सेल वाल, राइट, सेल वाल होती है। यह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, किंतु जो वनस्पति कोशिकाएं होती हैं यानी कि प्लांट सेल जो होती हैं उनके अंदर बहुत ही मोटी और सेलुलोज की बनी रहती है। तो एनिमल और प्लांट सेल के अंदर सबसे जो बड़ा डिफरेंस होता है वो सेल वाल का ही होता है। आप लोग इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, ये क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है। ये है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है बीएससी फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है एक यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाएं। तो प्लांट सेल का भी आप बना सकते हैं, एनिमल सेल का भी बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं।
तो आप प्लांट सेल का बनाएंगे तो इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे लगभग सभी के जो जितने भी डेवलप सेल ऑर्गन्स होते हैं सब के सब इसी सेल के अंदर पाए जा रहे हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये माइक्रोबॉडी, साइटोप्लाज्म, ये वैक्यूल, ये इसमें जो है गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, यानी कि जितने भी सेल ऑर्गन्स है वो सब के सब हैं। न्यूक्लियस होता है जो कि पूरी तरह से विकसित टाइप का होता है, और ये न्यूक्लियर पोर है, ये इसमें न्यूक्लियोलस है, और ये न्यूक्लियर एनवलप है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। दूसरा जो भाग था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद वो था न्यूक्लियस। दोस्तों ये जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो होता है, ये केंद्रक कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं, जितनी भी कोशिका के अंदर सेल के अंदर होने वाली जो विटल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, उसको बैलेंस करता है, राइट। यह गोल या अंडाकार जो केंद्रक होता है ये गोल होता है, स्फेरिकल होता है, ओवल शेप का भी होता है। इसकी एकदम जो स्ट्रक्चर होती है वो अंडाकार होती है, किंतु यह लंबा व रिबन के आकार का या मल्टी सेगमेंटेड भी हो सकता है, बहुखंडीय भी हो सकता है। अधिकतर कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है, किंतु कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक भी न्यूक्लियस पाए जा सकते हैं। ये जो दोस्तों न्यूक्लियस होता है इसके चारों ओर एक अर्धपारगम्य केंद्रक कला यानी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये एक तरीके से इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि न्यूक्लियस का ही एक मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ पाई जाने वाली एक मेम्ब्रेन है। यह एक दोहरा आवरण है, ये एक डबल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड तथा प्रोटीन्स का बना होता है, और इसकी स्ट्रक्चर जीवद्रव्य कला के समान ही होती है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के समान ही होती है इसकी स्ट्रक्चर, तथा इसमें भी स्थान स्थान पर यानी छोटे छोटे माइक्रोपोर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो आप देख रहे हैं इसी से ही बाहर का जो सब्सटेंस है वो अंदर आ सकता है, अंदर का सब्सटेंस बाहर जा सकता है, यानी एक तरीके से कम्युनिकेशन का काम करता है, पदार्थों के एक्सचेंज में मदद करता है ये पोर्स। तथा इसमें स्थान स्थान पर पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक रक्त कोशिका द्रव में पाए जाने वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इससे जुड़ा रहता है, संबंधित होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है, होमोजीनस होता है, एक लिक्विड होता है, और इसकी जो सघनता होती है वो हमेशा बदलती रहती है। इसमें केंद्रक जो न्यूक्लियर रेटिकुलम होता है तथा न्यूक्लियोलस इसके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये है बीच में न्यूक्लियोलस, ठीक है दोस्तों। सेल बायोलॉजी को हालांकि मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया बायो बुक टैग के अंदर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हिंदी में जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मदद मिल जाएगी। यहाँ पर बात करें न्यूक्लियर रेटिकुलम के बारे में तो यह पतले से क्रोमेटीन धागों का बना एक महीन जाल है, जिन पर अपेक्षाकृत मोटे क्रोमेटीन कण लगे रहते हैं। इस कारण माला के समान दृष्टिगत होते हैं, और केंद्रक विभाजन के समय क्रोमेटीन धागों या छड़ों के रूप में संघनित होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये जेनेटिक कैरेक्टर को एक जंतु से दूसरे जंतु में पहुंचाते हैं, राइट। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर ये पहुंचाते हैं। रासायनिक आधार पर क्रोमेटीन न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, राइट। इसमें 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, अवयव होते हैं। वो 4 अवयव जैसे हिस्टोन्स, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए तथा आरएनए प्रत्येक अणु पेंटोस, शर्करा, फॉस्फोरिक एसिड तथा 4 बेसिस से मिलकर बना होता है। डीएनए कोशिका की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करता है। डीएनए के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, बायो बुक टैग पर भी आप देख सकते हैं। अनुवंशिक गुणों का नियमन करता है, यह आरएनए बनाता है, राइट। कार्य क्या है, न्यूक्लियस के फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है इसका। न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है वो केंद्रक की जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को कंट्रोल करता है, उसको सभी को नियंत्रण करता है, और जो अनुवंशिक गुण है, जेनेटिक कैरेक्टर है, उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाता है। कोशिका विभाजन में सक्रिय भाग लेता है, एक्टिवली ये पार्टिसिपेट करता है। साइटोप्लाज्म और साइटोसोल ये तीसरा पार्ट है। हमने यहाँ पर 3 पार्ट, हमने 3 भागों में इसको डिवाइड किया था यूकैरियोटिक सेल को, और ये तीसरा पार्ट है उसका साइटोप्लाज्म, जिसे हम साइटोसोल भी बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। कोशिका कला तथा केंद्रक के बीच के स्थान में एक रंगहीन, एक जो है कलरलेस, अल्प पारदर्शी एक लिक्विड भरा होता है, और इसकी जो सघनता होती है
एक तरीके से जो कंडेंस होता है वो सब के सब वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, राइट। इसमें जो है सब माइक्रोस्कोपिक फाइब्रिल्स तथा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, राइट। जिसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और साथ में नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी इसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तथा इसमें होमोजीनियस और ये सभी के सभी जो होंगे वो सब होमोजीनियस मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, यह कोशिका द्रव्य का मैट्रिक्स बनाता है, इसे हम हाइलोप्लाज्म बोलते हैं या साइटोसोल कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, मंडकण यानी कि स्टार्च के पार्टिकल्स होते हैं, फैट्स की ऑयल ड्रॉप्स होती है, राइट, फैट्स की बूंदें होती हैं, प्रोटीन तथा विभिन्न कई तरह के सॉल्ट्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। कलाओं व कोशिकाओं को छोड़ करके यानी कोशिका अंगों यानी जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उनको छोड़ करके अन्य सभी पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मैट्रिक्स के अंदर। अब लास्ट में बचता है सेकंड पार्ट, वो है साइटोप्लाज्मिक फाइब्रिल्स एंड साइटोस्केलेटन। दोस्तों यूकैरियोटिक सेल के ग्राउंड प्लाज्म या साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म को कुछ समय पूर्व तक यह एक रचनाहीन तरल माना जाता था। 1970 में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से पता चलता है कि यह सूक्ष्म नलिकाओं का एक जाल है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो ट्रेबिकुलर लैटिस कहते हैं, राइट, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो ट्रेबिकुलर लैटिस। इसके द्वारा कोशिका अंगों यानी कि जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उन अपने स्थान पर स्थित रहते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, ये सब क्या है? ये सब सेल ऑर्गन्स है। अब ये अपने स्थान पर इसी की वजह से जुड़े रहते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं तथा अन्य साइटोप्लाज्म, अन्य जो कोशिका द्रव्य तंतुओं एवं सूक्ष्म नलिकाओं से जुड़े रहते हैं। यह जाल किनारों पर कोशिका कला से जुड़ा रहता है और दूसरी ओर यह कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम आदि को आपस में जोड़ता है। ये नलिकाएं अपना क्रम, अपना जो सीक्वेंस है उसको बदलती रहती हैं और वातावरण इन्वायरमेंट में परिवर्तन से प्रभावित होकर ये रूपांतरित यानी मॉडिफाई होती रहती हैं, बट लेकिन डैमेज नहीं होती, नष्ट नहीं होती है। Mg2+ व कैल्शियम 2+ आयन की जो कंसंट्रेशन एवं परासरण में परिवर्तन में इन नलिकाओं का रूपांतरण होता रहता है। तो आज हमने पढ़ा यूकैरियोटिक सेल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है एग्ज़ाम पेपर में। सो आई होप आपको कुछ यहाँ पर समझ में आया हो। दोस्तों अगर आप एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में या सेल ऑर्गन्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी मैंने बाय बुक टेक पर अपलोड किया है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बनाया है चैनल ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ने में थोड़ा जो इंग्लिश में जिन्हें प्रॉब्लम होती है उनके स्टूडेंट के लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।